तो शिफ्ट में क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए पहले हमें क्लियरली समझना चाहिए कि शिफ्ट क्या है एंड शिफ्ट कब से स्टार्ट हुआ, आज हम किस शिफ्ट के पड़ाव पे हैं। मैं बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पे आया हूँ, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। पहले भी मैं बेसिक तक एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला था और दोबारा सबके काम आ सकती है बेसिक को समझना। धरती पे एक जीवन चल रहा था सदियों से, हम सुनते आए 4 युग हैं एंड सो ऑन। 1981 में एक टीचिंग आई, लॉ ऑफ वन। उन्होंने कहा कि हम डिफरेंट डेंसिटी के बीइंग हैं और हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं। उस नॉलेज से लोगों को पता लगा कि धरती पे के अलावा भी जीवन है, डेंसिटीज हैं, डायमेंशंस हैं और ये धरती एक तरह की जेल है। पहली बार वो टीचिंग जब 81 में पब्लिश हुई, लोगों ने नकार दी होंगी। धीरे धीरे आज आप सोचो, 90 प्लस 25, 34 ईयर्स लेटर उस टीचिंग के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आई कि एक डायमेंशन धरती के बाहर भी हो सकता। दैट वाज इन 1981, लॉ ऑफ वन। उन्होंने कहा कि हम 6 डेंसिटी के बीइंग हैं और हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि धरती पे आने वाले समय में असेंशन होगा। इसी तरह भारत में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि युग परिवर्तन होगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा के परमहंस सत्यानंद जी ने कहा कि आने वाले समय में, बहुत पुरानी, ये भी 81 के अराउंड की बात होगी, धरती एक ऐसे प्लानिटरी सिस्टम से गुजरेगी कि लोग कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जबकि ये वो कहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो रहा है, ये सही नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसे बैच से गुजरेगा जिसकी वजह से ऐसा परिवर्तन आएंगे। ये बिहार स्कूल ऑफ योगा ने बताया, परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी। महर्षि अरविंदो ने कहा कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन के बाद हमारे कॉन्शियसनेस के इस स्तर पे हैं, नेक्स्ट लेवल सुपर कॉन्शियसनेस। ये बातें हमारे संतों ने कही और पश्चिमी देशों से लॉ ऑफ वन का ज्ञान। मैं अभी लास्ट ईयर मुंबई के पास खपोली में एक गगनगिरी महाराज जी का आश्रम है, वहां पे हमने 5 डेज की रिट्रीट की। गगनगिरी महाराज जी के आश्रम में 1995 में न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल छपा। उसमें उन्होंने लिखा कि धरती एक शिफ्ट से गुजरेगी और 2025 में उसका असर धरती के लोगों को होगा। अगर वो आज से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो उसका असर कम हो सकता है। ये टीचिंग उन्होंने वहां पे पत्थर में लिखवा के रखी हुई है और वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये टीचिंग खपोली में 1995 में गगनगिरी महाराज जी। सो 1981 से शुरुआत और आगे चलती गई। 2012 में हम लोगों को ये पता लगा, बहुत सारे लोग जागे, जिसमें ये कहा गया कि धरती पे एक सभ्यता का अंत होने वाला है। माया कैलेंडर अंत हो रहा है, चाइनीज कैलेंडर अंत हो रहे हैं, धरती पे अंत हो जाएगा। बहुत सारे लोग उस समय डर गए थे, ये आज से 13 साल पहले की बात है। इंडिया में उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन पश्चिमी देशों में ज्यादा थी। कई लोगों ने अपने बिजनेस वगैरह छोड़ दिए कि अब तो धरती में अंत। मैं शामान से मिला, उन्होंने बताया, वो उस भाषा को जानते थे जो मेक्सिको में बोली जाती है, 2008 की बात। उन्होंने कहा जो लोग ये 2012 को अंत की बात कर रहे हैं, ये रॉन्ग है। ये एक बहुत बड़ी साइकिल का एक मिडिल पॉइंट, 36 ईयर की साइकिल, उसका मिडिल पॉइंट 2012, 18 ईयर उससे पहले, तो से 1994, और 18 ईयर्स के बाद 2012 प्लस 18, 2030। 1994 से 2030 के बीच की एक जो विंडो है, इस विंडो में बड़े परिवर्तन आएंगे। इसका एक मिडिल पॉइंट, क्योंकि ये कब होगा कोई नहीं बता सकता, शुरुआत में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। 2012 इसका मिडिल पॉइंट है। और अंत का मतलब है कि जो जिस तरह हम जीते आए हैं, वो तरह जीना बंद हो जाएगा, एक नया तरह का जीवन। दैट इज द शिफ्ट। अभी तक जिस सभ्यता में हम जीते आ रहे थे, वो खत्म होके एक नई तरह की सभ्यता इस विंडो के अंदर 1994 से 2023 30 के अंदर प्रकट। सो दैट वो शिफ्ट था। इस शिफ्ट के मल्टीपल वेरिएशन। एक इतनी बड़ी धरती जिसमें इतनी सारे लोग हैं, वो क्या सब लोग शिफ्ट कर जाएंगे? अगर एक एरा अंत हो रही है, दूसरी एरा जा रही है, तो कौन नहीं जाएगा, कौन जाएगा, कौन उसके लिए एलिजिबल है?
और जो डायमेंशंस ओवरलैप करती हैं उस पीरियड में ये कैसे होगा। उन टाइमलाइंस के डिफरेंट वेरिएशन बदलते गए। जो 1981 में लॉ ऑफ वन में बताया गया वो भी बदल गया। उन्होंने कहा कि अगर आज ये शिफ्ट हो जाए तो सिर्फ 30,000 पीपल आर एलिजिबल टू गो टू द नेक्स्ट डायमेंशन। आज ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच गई है कि कंप्लीट ह्यूमैनिटी शिफ्ट कर सकती। Rather, we are into that new timeline। इस न्यू टाइमलाइन में उस टाइमलाइन के जितने भी वेरिएशन थे, कुछ लोग लेट आएंगे, ये माना जाता था, कुछ लोग जो असेंड नहीं हो पाएंगे उनको कहीं और जहां पे थर्ड डायमेंशनल की कॉन्शियसनेस होगी वहां पे शिफ्ट करा जा सकता है, और बाकी के लोग शिफ्ट हो जाएंगे। जो लोग एलिजिबल होंगे अपने आप को तैयार रखेंगे, ये सारी टाइमलाइंस भी मर्ज होकर कंप्लीट ह्यूमैनिटी अब इस शिफ्ट की ओर जा रही है। दैट इज वन अपडेट की ह्यूमैनिटी सिर्फ एक टाइमलाइन में शिफ्ट होके जा रही है। अब अगर 2030 से पहले ये शिफ्ट होना है, देन वी आर वेरी क्लोज, वी आर ऑलरेडी इन 2025। और इस 2025 में गगन गिरी महाराज जी ने बोला कि ये जो समय है बहुत क्रूशियल होने वाला है। सो इस पीरियड में पिछले जो रिसेंट समय में बहुत सारे अपडेट्स हुए। हमारे इस धरती का जीवन, मैं आपको आने अगर समय मिला तो बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हम लोग एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में हैं, जिसको हमारे ऋषि मुनि माया कहते थे, इंग्लिश की भाषा में मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी एक्सपीरियंस करने की फील्ड है, इस फील्ड में इट इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर की, और इट इज लाइक ए प्रोग्राम। और इस बात के लिए 2022 में नोबेल प्राइज। इस कंप्यूटर गेम में जो कोड है वो कोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जिसके अंदर वो कोड काम कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर डिफरेंट तरह की ऐप। आधार एक है, वो आधार है सिंगुलैरिटी। उस सिंगुलैरिटी में डिफरेंट तरह की ऐप हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं, री इनकारनेट होते रहते हैं। ये एक इसकी एक इस जो हमारा सिमुलेशन है इसमें डिफरेंट एक्सपीरियंस करने का एक ऐप है या एक प्रोग्राम है जो इस समय रन करता है। जिस तरह प्रोग्राम रन करते हैं उन प्रोग्रामों की मेमोरीज हैं, और उन प्रोग्रामों को जब हम इस मेमोरी से हम पास्ट से फ्यूचर को प्रोजेक्ट अभी तक कर रहे थे, एक शिफ्ट में ये परिवर्तन आया। और इस तरह होता था कि हम, मान लो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं ताकि क्लियर हो। अगर किसी गर्ल को किसी कारण से छोटी एज में अबॉर्ट कराना पड़े तो उसको फर्दर कंसीव करने में दिक्कत आती है। ऐसा साइंटिफिकली कई रीजंस हुए जिनमें उनको फर्दर कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है, फर्स्ट अबॉर्शन अगर अर्ली एज में करा दिया जाए। साइंटिस्ट ने कहा कि वो एक मेमोरी सिर्फ माइंड में, अगर माइंड से मेमोरी का वो हिस्सा हटा दिया जाए तो ये प्रॉब्लम हट सकती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इट रियली हैपेंड। हम लोग पास्ट से फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं, अभी तक ऐसा कर रहे थे क्योंकि इस धरती के इस सिमुलेशन के अंदर एक तरह से एक मिरर था। उस मिरर से हमारा पास्ट प्रोजेक्ट होता था, वो वहां पे रिफ्लेक्ट होता था। उसके बियॉन्ड के जो डायमेंशंस थी या जो लोग था उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे। लास्ट ईयर अगस्त में, 8 अगस्त को, जिसको लॉरेंस गेट पोर्टल भी कहते हैं, उस मिरर को ब्रेक हो गया। जो कुछ लोग इस अटेंशन प्रोसेस में फ्रंट पे जो इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं, वो उस मिरर के बाहर देख, वो उस सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं जिस सोर्स में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। ये डेवलपमेंट लास्ट ईयर अगस्त में हुआ। उस अगस्त के बाद बहुत लोगों के जीवन में बहुत आसानी हुई है। इसी तरह जो ये गेम थे जिसको लॉ ऑफ वन ने डायमेंशंस बताया, उन्होंने कहा कि 9 डायमेंशंस। हम लोगों ने हमारी संस्कृति में 7 लोग बनाए, 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं, बीच के तल में पृथ्वी।
लगभग उसी तरह की बात है, बस कहने का ढंग है। हमें 7 क्यों कहे गए? फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन तीनों मर्ज होके एक। तो 3 डायमेंशन, थर्ड वाली 1 हो गई, इसके ऊपर के 7 लोग हैं, इसके नीचे के 7 लोग हैं। ये ड्युअलिटी की गेम में जो नीचे के 7 लोग हैं या नेगेटिव बीइंग थे, वो धरती के इस प्रोसेस में बहुत इंटरफियर करते थे, जिसकी वजह से असेंशन प्रोसेस बहुत स्लो। जब लॉ ऑफ वन ने कहा कि सिर्फ 30,000 पीपल असेंड होंगे इतनी बड़ी धरती पे, और सेम वे एक पॉसिबिलिटी थी कि काफी लोग जाग सकेंगे, और जागेंगे तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है जिससे कंप्लीट ह्यूमैनिटी जाग जाए, क्योंकि एक टाइमलाइन में ह्यूमैनिटी शिफ्ट कर रही है। बट हुआ क्या कि कुछ जागृति हुई, लेकिन वो काफी नहीं। नाउ द प्लान हैज बीन चेंज। अब ऊपर से जिसको हम कहते हैं नीचे के एंटी सोर्स था इस गेम में, सोर्स और एंटी सोर्स, डिविनिटी। डिविनिटी असल में इसको भी समझने के लिए मुझे और क्लियर करना पड़ेगा, सोर्स से ही दोनों बने। ऐसा नहीं है कि एंटी सोर्स है वो कोई क्रिएशन के बाहर, ईश्वर के बाहर नहीं। ईश्वर ने एक एक फील्ड तैयार की है अनुभव करने की, धरती। इसमें दोनों तरह के बीइंग हैं, लाइट और डार्क, क्योंकि हम कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे। उसका जो एंटी सोर्स हिस्सा था जो धरती पे नियंत्रण करता है, वो एंटी सोर्स हट गया। ये सेकंड डेवलपमेंट है। करंट जो हमारा शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्ट में ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि अब एंटी सोर्स हट गए। इस बात का मतलब क्या है एंटी सोर्स हटने? एंटी सोर्स है क्या? एंटी सोर्स हाइब्रिड बीइंग, गॉड, ऑर्गेनिक, और उसका अपोजिट एंटी सोर्स इस गेम के लिए। लेकिन इसमें जो फिफ्थ डेंसिटी के ऊपर ऑनवर्ड थे, 6, 7, 8 और 9, ऊपर के कंप्लीट हाइब्रिड हैं। वो हाइब्रिड धरती में बहुत जो एलिट्स लोग हैं, उनके साथ मिलके धरती पे एक तरह का जो कंट्रोल सिस्टम था जो नहीं ब्रेक हो पा रहा था, उस सिस्टम के अंदर इनको जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता था, इनको जो डार्कनेस इंप्लीमेंट होती रहे उसके बारे में बताता था, ये एंटी सोर्स हट। मैं जब ये बात बताता हूं कि एंटी सोर्स हट गया है, नॉर्मली बहुत खुशी की बात है, लेकिन लोग उसको उसकी उसका महत्व नहीं समझ पाते, और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि एंटी सोर्स हट गया, कब हट गया? हमारा जीवन तो पहले जैसा ही, हमारे जीवन में तो कोई भी चेंज नहीं आया। उनका ये तर्क वैलिड हो सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, मान लो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज थे, भारत गुलाम था, और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले। अब अगर किसी से अगस्त को छोड़ो, 16 अगस्त को छोड़ो, दिसंबर में कहें कि एंटी सोर्स हट गया, जो अंग्रेज चले गए, अब देश बदल जाएगा, तो लोग कहेंगे क्या बदलाव आया? इवन 2050 तक तो हम अपना संविधान भी नहीं लिख पाए थे, जैसे देश पहले चल रहा था, 16 अगस्त को भी वैसे ही था, 48 में भी वैसे ही था, 49 में भी वैसा ही था। इसका एक मतलब है कि वो चले गए, बर्बाद करके, गुलाम बना के, सारे सिस्टम को बेकार करके। अब जिम्मेदारी जो बचे हुए लोग हैं उनकी, इसको कैसा बनाना है, अच्छा बनाना है, खराब बनाना है, अब आप जिम्मेदार हो अपने देश को संभालने के। बिल्कुल ऐसे ही एंटी सोर्स हट गया, वो चले गए, लेकिन अब जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अब हमारे ऊपर है। जो टेक्नोलॉजीज हमको मिलती थी, गुलाम करने वाली एलीट को मिलती थी, वो उन्हें नहीं मिलेगी। उनका कोई प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फर्दर ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसको अब संभालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। अंग्रेजों के जाने के 75 ईयर्स बाद भी कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आए, क्योंकि ये वही एक सिस्टम का हिस्सा है, एक शक्ति जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती। ऐसा जब मैं छोटा था, हमने सुना था, आप में से सबने सुना होगा, अंग्रेजों के राज्य में सूरज अस्त नहीं, ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह उनका बोलबाला था, पूरी दुनिया पे वो कब्जा करना चाहते। नहीं हो पाया वो प्लान, चले गए। अब एक छोटी जगह है, लेकिन वही शक्तियां जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहती थी, यही उस एंटी सोर्स से गाइडेंस लेती हैं। वो आज भी हैं, और आज भी अभी तक उन्हीं की पावर से चल रही थी। अब एंटी सोर्स के हंसने के बाद पहली बार ह्यूमैनिटी
अपनी पावर अपने हाथ में ले सकती है, ये एंटी सोर्स हटने का मतलब। एंटी सोर्स के पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज थी कि जब कभी भी ह्यूमैनिटी जागना शुरू करती है, उसको ट्रिगर करके उस फ्रीक्वेंसी में लाके नीचे किया जा सकता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को नापा जा सकता है। ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंडेक्स ऑनलाइन आप देख सकते हो, उसकी रीडिंग क्या होती है। मुझे पता नहीं किस तरह काम करती है, लेकिन धरती के डिफरेंट जगह पे 4-5 जगह सेंसर्स हैं कुछ, वो सेंसर ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मेजर करते हैं। कॉन्शियसनेस का ग्राफ नॉर्मली सिंपल रहता है, सडनली स्पाइक करता है और 10-12 घंटे पहले वो स्पाइक करता है, उस समय धरती पे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी घटना होती है। फॉर एग्जाम्पल सुनामी आने से पहले वो ग्राफ स्पाइक कर जाता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसली भी जानती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ये ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंडेक्स के थ्रू होता है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से अर्थ अगर 200 से नीचे अगर मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में देखें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इंडेक्स ये 250 के पार हो चुका है अब। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस सर्वाइवल पैराडिग्म से बाहर निकल के अपने नए लेवल पे जाने के लिए तैयार हो रही है। और इस इंडेक्स ये इंडेक्स ये बताता है, लेकिन एंटी सोर्स के हटने के बाद अब ये जिम्मेदारी हमारी है। एंटी सोर्स जानने से पहले उनके पास इस तरह के प्रोग्राम थे। हम लोग अभी बहुत टेक्नोलॉजिकल पिछड़े हुए हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटर की बात होती है तो क्वांटम कंप्यूटर इस तरह का है कि जिस कैलकुलेशन को करने में हमारे बेस्ट कंप्यूटर को 200 ईयर्स लग सकते हैं, उसको वो नेक्स्ट सेकंड में कर सकता है। दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। इस क्वांटम कंप्यूटर में अगर आप हमारे कंप्यूटर में सर्च करो कि मुझे अर्थराइटिस है, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या दवाइयां लेनी चाहिए, तो वो सॉल्यूशन बताएगा हमारी डेटा बैंक से। क्वांटम कंप्यूटर आपको हील कर देगा, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड इनटू द क्वांटम फील्ड। हम सब क्वांटम फील्ड में जुड़े हुए हैं और क्वांटम कंप्यूटर इस हद तक एडवांस है। मैं खाली आपको बताने के लिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज किस हद तक काम कर सकती हैं, कितनी इफेक्टिव है। इन टेक्नोलॉजी से हायर डायमेंशंस के भी जो नेगेटिव साइड का रोल प्ले कर रहे थे, वो धरती पे डिफरेंट समय पे टाइमर लगा के गए हैं कि जब कभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस जागने की कोशिश करेगी, उस वो टाइमर उस फ्रीक्वेंसी को डराने के लिए, डराने जैसी परिस्थितियां, फ्रीक्वेंसी को लो करने के लिए कुछ कर सकता है। एंटी सोर्स के जाने के बावजूद कभी कभी डिफरेंट समय पे ये टाइमर ट्रिगर हो जाते हैं। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आप हो गया एंटी सोर्स हट गया तो फिर ये कहां से हो रहा है। टाइमर ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन एंटी सोर्स फर्दर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वहां से नहीं मिल पाएगी। दिस इज इस डेवलपमेंट के बाद हम सबके हाथ में अब है कि हम अपने धरती को कैसे चलाएं। एंटी सोर्स के हटने के बाद और क्या हुआ? जब तक एंटी सोर्स धरती में था, इनके हायरार्किकल सिस्टम हायरार्कीज थी और ह्यूमन भी इस हायरार्किकल सिस्टम में था कि सेवन उसकी जर्नी 7 चक्रों में है। अपनी जर्नी को उठाते उठाते सहस्रार चक्र पे लाएंगे। सहस्रार चक्र के ऊपर 8 चक्र है, 9th चक्र है। हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। 7 चक्र से हम करेंगे तो 8 चक्र पे जाएंगे। वहां पे काम करके जब वो 8 चक्र हमारा ओपन हो जाएगा तो 9 चक्र पे जाएंगे। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी हायरार्किकल चलती थी, क्योंकि एंटी सोर्स के समय सारा सिस्टम इस हायरार्की पे बेस्ड। अब आप सबकी एक्सेस डायरेक्ट सोर्स से है। आकाशिक रिकॉर्ड का वो जो मिरर ब्रेक होने के बाद आप सबकी एक्सेस डायरेक्ट सोर्स से हो सकती है। ये पोटेंशियल ओपन हो चुका है। ये एक और शिफ्ट का अपडेट है जिसके बारे में जानना कि आप एक्सेस कर सकते हो। इवन आप में से अगर मैं किसी से पूछूं यहाँ पे पार्टिसिपेंट से कि कितने लोग अपने हायर चक्र को महसूस कर सकते हैं। पहले हम अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर लाते थे, जो लोग सेंसिटिव थे, 7 चक्र से 8 चक्र, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस महसूस होता। दैट वाज अवर 8th चक्र। इट वाज सो इजी टू लोकेट, क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जहां पे रेजिस्टेंस महसूस हुआ वो 8th चक्र था।
नाउ इट हैज बिकम सो डिफिकल्ट, आप एक शब्द को लोकेट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी एक्सेस डायरेक्ट सोर्स तक। यहाँ पे जो लोग अच्छे मेडिटेटर हैं वो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि वो अब एक चक्र को लोकेट करना कई लोगों के लिए कठिन हो गया है जो कि पहले बहुत आसान। दिस इज वन साइन कि हमारी सोर्स से डायरेक्ट एक्सेस है। सेकंड साइन, आकाशिक रिकॉर्ड जब हट रहे हैं, एक बड़ा बड़ा चंक जो डेटा बैंक जिसको हम एक्सेस करते थे, जिससे हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते थे, वो हट रहा है। इस पास्ट की मेमोरी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। हमारी पास्ट की बहुत सारी मेमोरी मैनिपुलेटेड है। वार, मिजरी उतनी हुई नहीं है लेकिन जितनी इस डेटा बैंक में। फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये चंक रीराइट हो रहा है रियल मेमोरी से। इट इज कॉल्ड हॉल ऑफ रिकॉर्ड। ये जो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड धरती पे जीवन का सिर्फ एक डायमेंशन का, थर्ड डायमेंशन के जीवन का जो मेमोरीज हैं, ये हट के इसके बदले एक हमारी रियल मेमोरी दैट इज मल्टी डायमेंशनल बीइंग जो है, हम डिफरेंट डायमेंशन में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये अपडेट है कि हम उस आकाशिक रिकॉर्ड को अब एक्सेस कर सकते हैं, जो भी अपने आप को एक्सेस करना चाहें तो इसके पहले की परिस्थितियों में ये माना जाता था कि फाइनेंशियल क्रैश हो सकता है। इसको डार्क और लाइट दोनों इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डार्क इसलिए कर रही थी क्योंकि इससे के थ्रू जो ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जो 250 पे आ गया है, जो सर्वाइवल पैराडिग्म से बाहर है। अगर सडनली फाइनेंशियल क्रैश हो जाए, ह्यूमन आज भी अपनी छोटी-छोटी रिक्वायरमेंट के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए बहुत डिपेंड है मनी पे। एनी हाउ वो सोचता है कि मनी से सुरक्षा मिल जाएगी, राइट? अगर फाइनेंशियल क्रैश होगा तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे, ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंडेक्स नीचे आ जाएगा। दिस वाज द प्लान ऑफ डार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लिखा हुआ है, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप हैप्पी रहोगे। और लेकिन इसी तरह जो लोग अवेकनिंग से जुड़े हुए थे वो भी इसका इंतजार कर रहे थे कि फाइनेंशियल क्रैश होता है। उनके दिमाग में था कि फाइनेंशियल क्रैश हो गया, सब एक साथ हो जाएंगे। बैंक बैलेंस जीरो हो गया, जो अमीर है उनका भी जीरो हो गया, गरीब के पास तो कुछ है नहीं, वो भी जीरो हो गया, मिडिल क्लास का भी जीरो हो गया। तो सब एक पार हो गए, हायरार्कीज खत्म हो गई, वननेस आ जाएगी और सब एक लेवल पे आ जाएंगे। तो वो असेंशियल में हेल्प करेगा। ये दोनों सोच रहे थे। नो, एंटी सोर्स ये प्लान अब इंप्लीमेंट नहीं होगा, फाइनेंशियल क्रैश नहीं होगा। इट विल बी ए स्मूथ ट्रांजिट। जो 1981 में लॉ की टीचिंग थी कि बहुत कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो सकता है, ये स्मूथ होगा। ये एंटी सोच के जाने के बाद की घटनाएं हैं। तो एक और ब्यूटीफुल अपडेट है कि फाइनेंशियल क्रैश नहीं है। इसी के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि बहुत सारी जैसे फाइनेंशियल क्रैश है, ऐसी जो प्रोफेसीज की जाती हैं, ये प्रोफेसीज कुछ और नहीं है सिवाय हमारे माइंड की प्लानिंग है, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बिना कुछ भी प्रकट नहीं हो। इट इज इम्पॉसिबल। एंटी सोर्स भी ह्यूमन को क्यों इतना प्यार करता है? कभी आप सोचो, अगर आप सोचो, जो ऊपर के बीइंग हैं 8 9 डेंसिटी के नेगेटिव बीइंग, they are artificial intelligence. That means they are not having a body. They are not having any emotions. They are artificial beings. They are programmed. उस प्रोग्राम को जब वो ह्यूमन को देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर इमोशन है, हंसता है, रोता है, छोटी छोटी मूवी देखने जाता है तो उसके आंसू निकल आते हैं, रात को जागरण में कोई अच्छा भजन सुनता है तो उसके आंसू आ जाते हैं। कितना कमाल का ये बी है। और इसकी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के साथ मिक्स होकर इसको एक्सपीरियंस करना चाहती है, ट्रांस ह्यूमनिज्म को इंप्लीमेंट करना चाहती है। सो इस इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए उनको पता है कि ह्यूमन की कॉन्शियसनेस के बिना जगत क्रिएट नहीं हो सकता, रियलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। सो इस तरह की रियलिटी को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी नेगेटिव प्रोफेसीज मार्केट में आती रहती हैं। ये उसी नेगेटिव एजेंडा का हिस्सा है। तो एंटी सोर्स क्या? उनकी बनाई हुई सारी प्रोफेसीज हट गई, उनके बनाई हुई प्लानिंग हट गई, उनके बनाए हुए सिस्टम जो फाइनेंशियल क्रैश को प्रमोट करते थे वो हट गए। नाउ वी आर इनटू ए वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। अब
इसको आप इस तरह समझो कि अगर फाइनेंशियल क्रैश हो जाए, जिस तरह ये प्लान कर रहे थे साइबर अटैक्स या किसी भी और के थ्रू, बहुत सारी ह्यूमैनिटी के लोग अपनी डे टू डे लाइफ, ब्रेड, बटर और इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए मनी पे आश्रित थे। They were too much dependent on money. So this is such a beautiful update on the ship that there will not be any financial issue. इसी के साथ एक और बहुत ब्यूटीफुल और अपडेट है, पोल शिफ्ट नहीं। ऐसा माना जाता था कि अभी तक धरती पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हर 12,000 ईयर, बिटवीन 12,000 टू 30,000 ईयर एक बार शिफ्ट करते हैं। जहाँ पे साइबेरिया है वहां पे ऐसे म्यूजियम में मैमथ टाइप के एलिमेंट हैं, एलिफेंट टाइप का एक जानवर जो मैमथ होता है वहां पे है, उसके मुंह में ग्रास है। वो ग्रास जो बर्फ में पैदा नहीं हो सकती, वो ट्रॉपिकल रीजन में होती है, जो इस बात का सबूत है कि पहले कभी वहां पे जीवन था। सडनली पोल शिफ्ट हुए। पोल शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि धरती पलट जाएगी, पोल शिफ्ट होने का होता है मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो जाएगी। सडनली एक्सट्रीम वेदर वहां पे हो जाएंगे। एक संभावना थी इससे पहले कि धरती पे पोल शिफ्ट होंगे। अनदर ब्यूटीफुल अपडेट इज देयर विल नॉट बी एनी पोल शिफ्ट। इट विल बी ए वेरी स्मूथ ट्रांजिट। और इसको हम कितना स्मूथ कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। एंटी सोर्स हटने के बाद पूरी पावर हमारे हाथ में है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेज चले गए 15 अगस्त को, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी। किनकी जिम्मेदारी है? धरती की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इस शिफ्ट को एक्सेप्ट करने में आनाकानी करता है। मेरी अपनी मदर, मैं अपनी मदर को नहीं बता सकता कि कोई धरती पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट। उनकी मान्यताओं के हिसाब से 7 साल तक का बच्चा अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट के अंदर हम अपने माइंड के अंदर जो भी थॉट डालते हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस के डीपेस्ट लेवल पे जाके इम्प्लांट हो जाते हैं। मेरी मदर की कॉन्शियसनेस में अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग की शुरुआत है, 5,100 साल हुए हैं या 5,000 कुछ साल हुए हैं। इसकी लाइफ 4,32,000 साल है। कहीं बेटा तुम भूल जाओ शिफ्ट को। तो जब मैं अपनी मदर को नहीं समझा सकता, तो आप समझ सकते हो कि धरती पे कितने परसेंट लोग इसको समझ सकते हैं। दे आउटराइटली रिजेक्ट फर्स्ट। इफ दे एक्सेप्ट देन दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोफेसीज और द प्लानिंग। एक हिस्सा स्वीकार नहीं करता, दूसरा हिस्सा जो स्वीकार करता है वो बहुत कम है। उसमें भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा पुरानी प्रोफेसीज, लॉ ऑफ वन, जिसके हिसाब से सिर्फ 30,000 लोग असेंड होने चाहिए, भविष्य मलिका सिर्फ 30 करोड़ लोग होने चाहिए असेंट, और वो सारे 30 करोड़ लोग शाकाहारी होंगे 8 खरब में से। इस तरह की प्रोफेसीज और प्लानिंग को मानता है। एक तीसरा हिस्सा जो युग परिवर्तन की बात करता है, वो कहता है कि कलयुग के बाद ठीक है, अगर कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा, लेकिन वो सतयुग भी के बाद फिर कभी कलयुग आएगा। इवन दैट टू इज नॉट फुली अवेयर कि वी आर गोइंग इनटू द न्यू एरा। हम इस युग से निकलकर द्वापर, त्रेता, सतयुग में वापस नहीं जा रहे। हम ये भी एक टाइम लूप था। हर जो चीज रिपीट होती है दैट इज इनटू द लूप। इस लूप के बाहर जा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? बाइबल में ये लिखा हुआ है प्रोफेसी, यस देयर विल बी ए गोल्डन एरा, बट उस गोल्डन एरा में डार्कनेस छुप जाएगी, खत्म नहीं होगी, कहीं छुप जाएगी और 1,000 साल बाद दोबारा प्रकट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि माइंड की प्रोग्रामिंग फिर है कि 1,000 साल के बाद दोबारा कभी भी फिर दोबारा डार्कनेस आ सकती है। ऐसे ही हमारे यहाँ सतयुग के बाद कलयुग आ सकता है। नाउ वी आर इनटू ए न्यू एरा, दैट इज गोल्डन एरा, जिसमें कभी कलयुग नहीं आएगा। दैट इज द अनदर अपडेट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अपडेट कि धरती पे हम इस साइकिल के 4 युगों की साइकिल के बाहर जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको नहीं मानता। तो किसकी जिम्मेदारी है इस नए युग को स्थापित करने की? उन लोगों की जिनको हम अपना कोई भी आप शब्द दे दो, हम लोग कहते हैं फ्रंट रनर। जो फ्रंट पे हैं इसको समझ सकती है, जिनकी कॉन्शियसनेस एनी हाउ रेजोनेट करती है। उन्होंने कभी नहीं भी सुना हो, उनके अंदर का एक हिस्सा रेजोनेट करता है कि हाँ कुछ हो रहा है।
क्यों ऐसा हो? क्यों ये रेजोनेट करता है? धरती जब इससे पहले इस ट्रैक में थी जिसके बारे में लॉ ऑफ वन ने बताया या और लोगों ने बताया या जिस सिमुलेशन में हम हैं, इस सिमुलेशन के बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। यहाँ पे कभी सतयुग के बाद कलयुग नहीं आया। यहाँ पे ऑलवेज कलयुग, 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 कलयुग। दैट मीन्स ऑलवेज डार्कनेस, 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 डार्कनेस। इतनी लंबी डार्कनेस हो गई कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे आने की शर्त है फॉरगेटफुलनेस। धरती के अंदर इस सिमुलेशन की शर्त है। इस शर्त के अंदर जब लोग यहाँ पे अटक गए तो कुछ लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आए कि यहाँ के लोग तो जाग नहीं सकते, हम बाहर से आके इनको बताया जाए। ये वो लोग हैं जिनको हम फ्रंट रनर। उन फ्रंट रनर के अंदर कुछ यादें हैं। ये यादें इस युग के अंदर प्रकट होने लगी हैं। ये इन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस समय में जिसमें एंटी सोर्स हट गया है इसको कैसे प्रकट करना है। One more beautiful update on this current situation is this is very recent. ये 15 फरवरी को इस 15 फरवरी को आप में से जो भी सीरियस मेडिटेटर हैं उन सब लोगों ने महसूस किया होगा कि धरती पे एनर्जीज गिरते हैं। हमारे ग्रुप में कई लोगों ने बताया कि कुछ वो फील कर रहे थे लेकिन पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। धरती पे हम लोग समय को लीनियर परसीव करते हैं। लीनियर है नहीं लेकिन हम परसीव करते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस करने के। इन फैक्ट वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग। मल्टी डायमेंशनलिटी क्या होती है? मान लो एक किताब का एक पेज है या पूरी किताब है, महाभारत की पूरी किताब है। मैं खाली एक पेज से आप लोग को समझाता हूँ। महाभारत की किताब का एक पेज, उस एक पेज में अनेक लाइनें हैं, अनेक शब्द हैं, अनेक अक्षर। तो एक शुरू से लेकर आखिरी तक एक पेज में अक्षर, शब्द और एक पेज लिखा हुआ है। हम उसको लीनियरिटी में पढ़ते जाते हैं, हमें उसका मतलब समझ में आता है। अगर ये सारे अक्षर स्कैटर्ड हो जाए, एक एक अक्षर अलग अलग हो जाए, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। जब हम लीनियरिटी में, ह्यूमैनिटी सिर्फ लीनियरिटी में एक्सपीरियंस करती है समय को, पास्ट में, करंट रनिंग मोमेंट में जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं, और फ्यूचर। लेकिन टाइम लीनियर नहीं है। ह्यूमैनिटी टाइम को दूसरे तरीके से एक्सपीरियंस करती है, दैट इज कॉल्ड लूप। री इनकारनेशन का लूप, पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे। इस लूप में भी ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है। आप लोगों का अगर जीवन देखा जाए, एक पिछला हफ्ता, उसका कॉपी पेस्ट नेक्स्ट हफ्ता, ये कॉपी पेस्ट नेक्स्ट हफ्ता, एक रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना एंड व्हाटएवर। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रूटीन, एक रूटीन में फंसी हुई लूप, इट इज कॉल्ड लूप। अनदर टाइम इट इज कॉल्ड स्पाइरल। हर बार हमने वो लूप बड़ा होता जाता है, वो परेशानियां बड़ी होती जाती हैं, लेकिन दैट टू इज द स्पाइरल। एक और स्पाइरल के नाम पे याद आया बड़ा अच्छा अपडेट जो पिछले साल नवंबर में हुआ था, नॉट नवंबर 24, रेदर नवंबर 23। एक फिबोनाची स्पाइरल मानी जाती है। फिबोनाची सीरीज में हर एक टर्म पिछले दो टर्म का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल सीरीज इज 1 1 2 3 5 8 30। तो जो 13 है वो 8 और 5 का सम है, जो 8 है वो 3 और 5 का सम है। 3 और 5 को जोड़ के 8 बन रहा है, 5 और 8 को जोड़ के 13 बन रहा है। ये फिबोनाची सीरीज है। इसी तरह फिबोनाची स्पाइरल बने इस सीरीज से। इस धरती पे फिबोनाची स्पाइरल के बहुत सारे एग्जाम्पल। जो शंख होता है, शंख की शेप, हमारी बॉडी के अंदर फिबोनाची रेशियो एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी थिंग। क्योंकि धरती थर्ड डायमेंशन में पास्ट और पास्ट का पास्ट उस स्पाइरल पे जीती थी, पास्ट को ढो रही थी। जो मैंने पहले कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड पास्ट का एक चंक है जिससे हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर रहे थे, ढो रहे थे हम अपने पास्ट का बर्डन। और जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उस लड़की का वो पास्ट का मेमोरी का हिस्सा हटा दिया तो उसका फ्यूचर बदल गया। इसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड के उस पास्ट के हिस्से को अगर जब हट जाएगा तो फ्यूचर बड़ी तेजी से बदलना शुरू होगा। फिबोनाची सीरीज नवंबर 23 में फिबोनाची सीरीज स्पाइरल सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। नवंबर का पॉइंट था जिसमें दोनों एक साथ मर्ज हो रहे थे, उसके बाद से दोनों के रास्ते रास्ते अलग अलग हो गए।
ये बहुत ब्यूटीफुल अपडेट था, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय में आएगा क्योंकि काफ़ी लंबी ये स्पाइरल, फिबोनाची स्पाइरल का ये वाला फेज़ जो सदियों से या जब से हम गुलाम थे फिबोनाची स्पाइरल में थे, ये स्पाइरल क्रिस्टलाइन स्पाइरल में कन्वर्ट हो गई। दैट मीन्स कि ह्यूमैनिटी के अंदर अब जो भी कॉन्शियसनेस के लेवल पे इवोल्यूशन होता है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। So that was the Fibonacci spiral converted it and turned into the crystalline spiral. लेकिन मैं टाइम फ्लो की बात कर रहा था, टाइम लीनियर, लूप, सर्किट और स्पाइरल। इस टाइम का जो फ्लो था, ये अभी तक ह्यूमैनिटी को डी जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पैदा हुआ, हेल्दी है, उसकी थीमियस ग्लैंड है, थीमियस ग्लैंड में सीक्रेशन होते हैं। ये थीमियस ग्लैंड समय के साथ ड्राई हो जाती है, उसमें सीक्रेशन बंद हो जाते हैं। हमारी बॉडी में मेल में फीमेल में वो हार्मोन सीक्रेशन कम हो जाता है, हम लोग बूढ़े होने लगते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है और मर जाते हैं। दिस टाइम फ्लो वाज डीजनरेटिंग द ह्यूमैनिटी। बहुत लंबा समय था जो डीजनरेट करता आया था पिछले काफी समय से। कुछ लोग कह सकते हैं बहुत कम समय से, क्योंकि इतने बड़े समय से ये रिलेटिव टर्म है, लेकिन मैं काफी समय कहता हूं से पिछले 50, 60, 100 सालों से ये कोशिश हो रही थी, ये टाइम का जो फ्लो जो डीजनरेट करता है कॉन्शियसनेस, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच में बहुत स्ट्रगल था। इस महीने की 15 फरवरी को ये फ्लो रिवर्स हो चुका है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। It means now we are from degenerating to regenerating process. We are already into that. इसको भी आने वाले समय में महसूस किया जाएगा। सबसे पहले फ्रंट रनर महसूस करेंगे, जो कॉन्शियसनेस में सेंसिटिव है, जिनके अंदर एंटीना है, जिन्होंने 15 फरवरी को महसूस किया कि कोई चेंज हो रहा है। इसका असर भी सबसे पहले वही लोग महसूस करेंगे कि टाइम को अब टाइम का फ्लो रीजनरेटिंग शुरू हो गया। और ये जब वो महसूस करेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस इसको अडॉप्ट कर लेगी, इंटीग्रेट हो जाएगा उनकी कॉन्शियसनेस में। देन सडनली बिकॉज वी आर इनटू द क्रिस्टलाइन स्पाइरल, इमीडिएटली ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा जो इसको अभी नहीं समझ पा रहा है, नहीं महसूस कर सकता, वो भी इसको समझ जाएगा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल अपडेट ऑन द टाइम फ्लो। There is one more update I will tell because टाइम तो बहुत जल्दी 1 घंटे का समय है, 40 मिनट्स हो गए। धरती पे होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? ये जगत 2 डायमेंशनल, अगर मान लो कंप्यूटर गेम होगा, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग तो 2 डायमेंशन में है, लेकिन वो जो अगर उसका सिमुलेशन बनाए तो वो बिल्कुल रियल जैसा लगता है। गेम तो कोड नहीं है, कोड तो सिंपल कोडिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो गेम प्रकट होते हैं वो लाइव है, मूवमेंट है, सांस ले रहे हैं, व्हाटएवर। तो ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऐसे ही 3rd डायमेंशन का होलोग्राम ये धरती, ये रियल लगती है, रियल नहीं है। इसी बात पे नोबेल प्राइज मिला। इसमें डिफरेंट लेयर हैं इंफॉर्मेशन, इन लेयर्स के थ्रू ये होलोग्राफिक जगत पकड़। ये एक ग्रिड है, इस ग्रिड में सपोज एक लेयर ऐसी है जिसको तेजी से मूव करके सुनामी क्रिएट की जा सकती, एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट लेयर्स, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इस ग्रिड की एक्सेस अब सोर्स बेस्ड ग्रिड में हो चुकी, जो रियल सोर्स है जहां से हम सब आए। तो एंटी सोर्स अब चाहे बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं आपकी मान्यताओं के ऊपर छोड़ता हूं। जो तुर्की में पिछले समय 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, वो आर्टिफिशियली जनरेटेड था। सुनामी, जो लास्ट सुनामी हम लोगों ने धरती पे एक्सपीरियंस की है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड थी। अर्थ के अंदर अगर बहुत हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सके तो सुनामी आ जाती हैं। ऐसा जानकार लोग कहते हैं कि अर्थ में हार्प टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन की धरती पे ग्रिड थी, उसमें एक ग्रिड हार्प टेक्नोलॉजी को
प्रोसेस कर सकती थी, इस ग्रिड को एंटी सोर्स के हटने के बाद अब उसको एक्सेस करना कठिन हो गया है। और इस ग्रुप की जो एक्सेस है वो सोर्स की गोल्ड बेस्ड ग्रिड्स पे होने लगी है, इसीलिए हम अब गोल्डन एरा के पास आने वाले हैं। जो मैंने टाइम फ्लो बताया था कि टाइम फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसके बारे में एक और बात, आप में से जो कुछ भी कोई लोग मेडिटेशन करते हैं और अपने चक्रों को मूव कर महसूस करते हैं कि उनके चक्र मूव करते हैं, आप सब लोगों ने इनवेरिएबली महसूस किया होगा, या कभी वो अभी आउट ऑफ बॉडी भी अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने चक्र को, सारे चक्र एंटी क्लॉकवाइज। जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है, चाहे उसने कभी पढ़ा या कभी नहीं सुना, मैं हायर क्रिया के अंदर सारी एक्टिविटीज, क्रिया 4 एंड ऑनवर्ड्स, अदर क्रिया 3 एंड ऑनवर्ड, वो सब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बहुत कम लोग थर्ड क्रिया ऑनवर्ड्स हैं, लेकिन जो लोग हैं वो जानते हैं कि सारी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। इस धरती पे हमारे सारे मूवमेंट क्लॉकवाइज हैं। ये क्योंकि ये फेक मैट्रिक्स है, इसमें सब कुछ होता है। इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज थी, जबकि सोर्स जो असली है उसकी मूवमेंट ही एंटी क्लॉकवाइज है। और उसका सिर्फ सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप अपने बॉडी को देख लो, आपकी बॉडी के अंदर जब भी चक्रों की मूवमेंट आप महसूस करते हो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। नॉट इवन इन योर बॉडी, इवन आफ्टर बॉडी एक चक्र भी जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइम फ्लो के डायरेक्शन चेंज होने के बाद डी जनरेशन से री जनरेशन की ओर होना बहुत आसान हो जाएगा। ह्यूमैनिटी इजीली अपने नेचर को भी जनरेट कर पाएगी। एक ऐसे एरा में हम जा सकेंगे। हम हमेशा सुनते आए हैं कि देवता लोग बुरे नहीं होते। हमारे बाहर की जो डायमेंशन है उस डायमेंशन में एजिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन धरती पे है। तो वी आर मूविंग to the higher dimensions which may start overlapping in the coming years. And there are so many updates which I mentioned you, all positive, but again with the responsibility हमारे हाथ में है। उनके जाने के बाद, एंटी सोर्स के जाने के बाद, डार्कनेस के आने के बाद, हमारे अंदर की जो डार्कनेस, ये तो अभी भी है, पहले जितनी है। इस पे काम करना, हमारे अंदर का फियर, हमारे अंदर का शेम, गिल्ट, हमारे अंदर का कंपटीशन, ह्यूमैनिटी को फिफ्थ डायमेंशन सिंपल शब्दों में, एक शब्द में अगर कहा जाए तो दैट इज वननेस। उसका अपोजिट सेपरेशन, अलगाव, दैट इज थर्ड डायमेंशन। यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे लिए दो हैं। एक, किसी का रेप हो रहा है, कोई दूसरा रेप कर रहा है, दो पे युद्ध हो रहा है, एक जीत रहा है, एक हार रहा है। सारे गेम के अंदर दो है। फिफ्थ डायमेंशन सिर्फ एक शब्द में अगर किसी को समझना हो, दैट इज वननेस बट यूनिकनेस। वननेस होने का मतलब ये नहीं है कि सारे रोबोट एक जैसे दिखने वाले, हर एक अलग दिख रहा है, हर एक के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है, और वो इतना यूनिक है कि उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। धरती पे तो क्रिएटिविटी नहीं है। थर्ड डायमेंशन में सारे पैदा होते ही प्राइवेट स्कूल की ओर भागते हैं कि उनको नौकरी मिलने के बाद उनका जीवन रिटायरमेंट तक ठीक कर सके। दिस इज नॉट यूनिकनेस। यहाँ पे तो क्रिएटिविटी को प्रकट करने का ही मौका नहीं है। हायर डायमेंशन, हायर क्रिएटिविटी, एवरीवन इज यूनिक, दैट टू विद वननेस। तो इस वननेस को प्रकट करने के लिए, लव का एक्सपीरियंस करने के लिए, और उसका अपोजिट हमने अब तक किया है, शेम, गिल्ट एंड सो ऑन, फियर, अंतर की डार्कनेस को हटाने का अब समय है। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम लोग वेरी क्लोज टू इवेंट हैं, और इवेंट से पहले एंड टाइम मैडनेस का असर बहुत तरीके से दिखने लगा है। पिछले नवंबर की एनर्जीज में दिखा, आने वाले समय में और तेजी से दिखेगा उन लोगों को जिनको अपने ऊपर काम करना। और जो लोग एक सर्टेन लेवल का काम कर चुके हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसे स्मूथ ट्रांजिट को मैनिफेस्ट करें, जिससे वो सभी लोग जो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं है, वो भी, हम रिपल क्रिएट करें। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्रिस्टलाइन स्पाइरल के अंदर है,
उस क्रिस्टलाइन स्पाइरल के अंदर हमारा होना एक असर डाल सके, लोग जाग सकें, द ग्रेट अवेकनिंग हो सके और द ग्रेट अवेकनिंग द गोल्डन एरा में कन्वर्ट होगी, जिसको हम एक्सपीरियंस करेंगे और हमें एक खुशी हो सकती है। जीवन के इससे बड़ा क्या लक्ष्य होगा कि हम एक ऐसी धरती के ऊपर एक ऐसा जीवन क्रिएट कर सके जो सारी मिज़री से अलग था। हमारी आने वाली जनरेशंस यूनिक अपने होने को, प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए डिपेंडेंसी प्रेम नहीं है। धरती पे अभी तक की कॉन्शियसनेस जो 200 की लेवल की थी, 250 की थी, ग्लोबल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल कॉन्शियसनेस। कुछ लोग जो 500 के ऊपर थे, उन्होंने प्रेम का अनुभव किया, उन्होंने प्रेम का महत्व बताया। कबीरदास जी ने कहा, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित। सिर्फ प्रेम की बात है, जो प्रेम समझ लेगा वो नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जो ओवरलैप कर रही हैं, जो फील्ड अवेलेबल है, संभावनाएं हमारे लिए अवेलेबल हैं, और इसी प्रेम को करंट कॉन्टेक्स्ट में वननेस के रूप में जो ग्रैंड पोर्टल है, एक पोर्टल जो 2 डायमेंशंस के बीच की जर्नी के लिए एक गेट है, उस गेट के पार सिर्फ वो जा पाएगा जो वननेस को समझ सके और प्रेम को प्रकट कर सके। तो 2 काम हम सबके लिए हैं। सब लोग अपनी जर्नी पे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट फेज में जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इट इज़ द लास्ट फेज